किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कोरोना काल में आत्मनिर्भरता के नए अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। ऑक्सीजन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उद्यमों को ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिकी। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना लागू करने के लिए किया नया फ्रेमवर्क जारी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के डिपो से खाद्य सामग्री उठाना शुरू किया। देश के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को वितरण के लिए 5.88 LMT खाद्यान्न की आपूर्ति। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह, लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन योजना के तहत लाभ उठाने के लिए करें प्रेरित। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। ओडिशा के जनजातीय लोगों को लाभान्वित करती योजना। इथेनॉल सम्मिश्रण नीति किसानों के लिए वरदान। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ऑक्सीजन के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में उद्यमों को ऑक्सीजन संवर्धन प्रौद्योगिकी पर देखिए ये रिपोर्ट। MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जयपुर द्वारा CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के साथ मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ऑक्सीजन से संबंधित तकनीकों के बारे में एक जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। CSIR CMERI के निदेशक ने इस कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया। CSIR CMERI के निदेशक ने कहा कि लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडरों के उचित प्रबंधन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की वैकल्पिक रणनीति होने से हमें इस महामारी से कुशलता से लड़ने में मदद मिल सकती है। प्रोफेसर हिरानी ने ये भी कहा कि CSIR CMERI लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमियों के साथ अधिक से अधिक संख्या में नेटवर्किंग करने की जरूरत को महसूस करता है, ताकि ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उत्पादन तेजी से शुरू किया जा सके। इस संबंध में उन्होंने कुछ ऐसे लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों के उदाहरण दिए जिनके पास पहले से ही कंप्रेशर्स, एनालाइजर, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता आदि जैसे संसाधन मौजूद है और जिन्हें समन्वित करने की जरूरत है। ऐसे उद्यमियों को उत्पादन प्रक्रिया को समय पर शुरू करने के लिए आगे आने की जरूरत है। सरकारी सार्वजनिक उपक्रम कंपनियों में से एक ने पहले ही ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए निविदा जारी कर दी है। CSIR CMERI ने पहले ही 4 MSE को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित कर दी है और बहुत जल्द 2 और कंपनियों को भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की जाएगी। उनमें से कुछ कंपनी मई 2021 के दूसरे सप्ताह से उत्पादन शुरू करने वाले हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है, जिससे 7 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज स्वामित्व योजना के राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए फ्रेमवर्क और कॉफी टेबल बुक को जारी किया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए स्वामित्व योजना के फ्रेमवर्क कवरेज में विभिन्न राज्यों के लिए योजना के तहत दिशा निर्देश और रोड मैप को शामिल किया गया है, जिसके तहत योजना का उद्देश्य वर्ष के आधार पर वित्तीय पोषण के तरीके, सर्वेक्षण तरीके और कार्यप्रणाली, हितधारक, जिम्मेदारी, निगरानी और मूल्यांकन आदि को शामिल किया गया है। स्वामित्व योजना पर कॉफी टेबल बुक एक प्रयास है जो विभिन्न चुनौतियों और सफलता की कहानियों की झलक दिखाता है और आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करता है, जिसके जरिए योजना की क्रियान्वयन, उसके अनुभव और अच्छे प्रयासों में शामिल विभिन्न हितधारकों के विशाल प्रयासों का संकलन करने का प्रयास किया गया है। श्री तोमर को ये भी बताया गया कि 7,400 से अधिक गाँवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं और देश भर में 7 लाख से अधिक लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया है।
इस योजना से ग्रामीण निवासियों को वे संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे जिनका उपयोग ऋण लेने और ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जा सकता है। श्री तोमर ने महामारी के बावजूद योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों और समाज द्वारा प्रदान किए गए समर्थन की प्रशंसा की। 28 राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों ने वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम डिपो से खाद्यान्न सामग्री उठाना शुरू कर दिया है। देखते हैं उस पर एक रिपोर्ट। देश भर में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण पैदा हुई कठिन परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा का अनुसरण करते हुए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस योजना को मई और जून 2021 के लिए लागू करना शुरू कर दिया है, ताकि संकट के इस अभूतपूर्व दौर में NFSA के तहत आने वाले गरीब और कमजोर लाभार्थियों को खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण परेशानियों का सामना न करना पड़े। योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण कर दिया है। अब राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को खाद्यान्न की आपूर्ति शुरू कर दी है। 3 मई 2021 तक 28 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने FCI के डिपो से खाद्यान्न उठाने का काम शुरू कर दिया है और अब तक 5.88 LMT खाद्यान्न की आपूर्ति संपन्न हो गई है, जिसे आगे लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। लक्षद्वीप ने मई जून 2021 के लिए आवंटित खाद्यान्न के पूरे स्टॉक को उठा लिया है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों ने मई 2021 के लिए आवंटित अपने 100% स्टॉक को FCI के डिपो से उठा लिया है। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे अपने यहाँ रहने वाले प्रवासी NFSA लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कोरोना काल में कृषकों के लिए एक विशेष सलाह जारी की है। देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें, ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले, ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल।
चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। इथेनॉल सम्मिश्रण नीति किसानों के लिए एक वरदान, आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से कई तरह के फायदे होंगे। एक तो आयातित तेल पर निर्भरता में कमी आएगी, दूसरी कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा और तीसरे चीनी उद्योग की मदद हो सकेगी। गन्ना किसानों को लाभ होगा सो अलग। पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण की ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 10% इथेनॉल मिलाने की बात कही गई है, जिसे अगले साल तक पूरा करना है, जबकि दूसरे चरण में 2025 तक 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इथेनॉल शीरा, गन्ने के रस, शुगर सिरप और चीनी से बनाया जाता है। सरकार चीनी मिलों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वो अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करें। बीते चीनी सत्र यानी 2019-20 में लगभग 9 लाख टन चीनी को इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल किया गया था, जबकि चालू सत्र के दौरान 20 लाख टन से ज्यादा अतिरिक्त चीनी इथेनॉल के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। इसी तरह 2025 तक 50 से 60 लाख टन अतिरिक्त चीनी का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में होगा। हमारे देश में चीनी उत्पादन घरेलू जरूरतों से बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे मिलों के पास नकदी की कमी हो जाती है। इथेनॉल इस समस्या को भी किसी हद तक दूर कर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 3 चीनी सत्रों में चीनी मिलों ने तेल विपणन कंपनियों को इथेनॉल बेचकर 22,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। दूसरी ओर देश में खाद्यान्न का जबरदस्त उत्पादन हो रहा है। हमारे अनाज गोदाम लबालब भरे हैं। ऐसे में सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मक्का और चावल को भी इथेनॉल के उत्पादन में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इस तरह किसानों को फसलों की बेहतर कीमत और सुनिश्चित खरीदार मिल पाएंगे। साथ ही देश के करोड़ों किसानों की आमदनी बढ़ेगी। ओडिशा के जनजातीय लोगों की आजीविका को लाभान्वित करती वन धन योजना, आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की मुहिम संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट के तहत वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करने और ग्रामीणों को इसके बारे में समझने के लिए गांवों की यात्राएं की है। एक राज्य जहां वन धन योजना का कार्यान्वयन तेजी से हो रहा है वो है ओडिशा। राज्य में 660 वन धन विकास केंद्रों के साथ 22 वन धन विकास केंद्र समूहों में 6,300 से अधिक आदिवासियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में आदिवासियों द्वारा कच्चे माल का उत्पादन और प्रसंस्करण भी शुरू किया गया है। मयूरभंज जिले में आदिवासी लाभार्थियों के 3 समूह लुगुबुरु वन धन विकास केंद्र क्लस्टर, माँ धरित्री क्लस्टर और भीमा कुंड क्लस्टर साल पत्तियों, साल बीज, कुसुम बीज और जंगली शहद के उत्पादन के लिए साल पत्तियों की प्लेट और कप, कुसुम तेल और प्रोसेस्ड शहद पर काम करेंगे। क्यूंझर जिले में अंजलिका खंडाधार क्लस्टर के आदिवासी लाभार्थी कच्चे आम, सरसों और हल्दी को आम पापड़, आम के अचार, हल्दी पाउडर और सरसों के तेल में संसाधित करेंगे। बान दुर्गा क्लस्टर में लघु वनोपात के रूप में इमली, साल बीज और 4 मगज बीजों को प्रोसेस करके बिना बीज वाली इमली, इमली केक, साल शैम्पू, पैक बंद 4 मगज बीजों का रूप दिया जाता है। अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद जिन्हें कोरापुट, रायगढ़ और सुंदरगढ़ जिलों में वन धन विकास केंद्र क्लस्टर में संसाधित किया जाएगा। उनमें इमली का केक, महुआ का तेल, जैविक पैक चावल, नीम का तेल, नीम का केक, चिरौंजी और हल्दी पाउडर शामिल है।
और यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चालू रबी सीजन में सरकारी एजेंसियों ने पिछले वर्ष के मुकाबले 70% अधिक गेहूं की खरीद की। चालू रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 में भारत सरकार वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद कर रही है। गेहूं खरीद का कार्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से चल रहा है। 2 मई 2021 तक 292.52 LMT से अधिक की खरीद की गई है। ये पिछले वर्ष की समान अवधि के 171.53 LMT से लगभग 70% अधिक खरीद है। 30 अप्रैल 2021 तक की गई खरीद के लिए पंजाब में लगभग 17,495 करोड़ रुपए और हरियाणा में लगभग 9,628 करोड़ 24 लाख रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। इस वर्ष सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। पंजाब और हरियाणा के किसान पहली बार गेहूं बिक्री के एवज में एक राष्ट्र एक MSP एक DBT के अंतर्गत बिना विलंब प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म तैयार की है जिसका नाम है MACS 1407। ये किस्म ज्यादा उपज तो देती ही है, कीटों से भी इसको कम नुकसान पहुंचता है। आइए जानते हैं और क्या कुछ खास है इस किस्म में। 2019 के दौरान भारत में 9 करोड़ टन सोयाबीन की उपज हुई थी। भारत दुनिया के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा उपज देने वाली MACS 1407 किस्म इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकती है। इसी दिशा में काम करते हुए पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से सोयाबीन की नई किस्म तैयार की है। आघारकर संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। वैज्ञानिकों ने MACS 1407 किस्म को तैयार करने में पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग किया है। ये किस्म 1 हेक्टेयर में 39 क्विंटल तक की पैदावार देने में सक्षम है। इसके अलावा ये गर्डल बीटल, लीफ माइनर, पत्ती लपेटक, तना छेदक, माहू, सफेद मक्खी और डिफोलिएटर जैसे कीट पतंगों से भी सुरक्षित है। इसका तना मोटा है और जमीन से 7 सेंटीमीटर ऊपर फली सम्मिलन होता है। इससे फली बिखरने की समस्या नहीं आती और मशीन से भी इसे आसानी से काटा जा सकता है। खास तौर से ये पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए भी उपयुक्त है। नई किस्म के लिए हुए अनुसंधान का नेतृत्व करने वाले ARI के वैज्ञानिक संतोष जयभाई का कहना है कि MACS 1407 ने सोयाबीन की अब तक की सबसे अच्छी किस्म की तुलना में 17% ज्यादा उपज दी है। इस किस्म की बुआई का सही समय 20 जून से 5 जुलाई के बीच है। यही वजह है कि ये मॉनसून की अनिश्चितताओं से भी बची रहती है। बुआई के 43 दिन बाद इस किस्म में 50% फूल निकल आते हैं। इसे परिपक्व होने में 104 दिन लगते हैं।
इसमें सफेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज और काले हालम होते हैं। इसके बीजों में 19.81% तेल की मात्रा और 41% प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें अंकुरण क्षमता भी बहुत अच्छी है। इन तमाम विशेषताओं की वजह से ही इसे बीज उत्पादन और खेती के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं कृषि में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफलता की कहानी एक किसान की। अटेरना गांव के प्रगतिशील किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को इस वर्ष खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कंवल सिंह चौहान ने 1978 में खेती की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की और किस्मत ने उनका साथ दिया। वर्ष 2014 में कंवल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न को दिल्ली के आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन, 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न व मशरूम उत्पादन का श्रेय पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को ही जाता है। गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान भी आम किसानों की तरह कर्ज में डूबे थे। गांव में अपनी जमीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबीकॉर्न की खेती की शुरुआत की। ये जोखिम कामयाब रहा और दोनों फसलों से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी और फिर वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। कंवल सिंह किसानों को इस काम में जोड़ने लगे और उन्हें बेबीकॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के साथ जोड़ने की उनकी मुहिम के भी सभी कायल हैं। कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की ताकि गांव में बेबीकॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़े तो किसानों को बाजार की दिक्कत ना हो। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबीकॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में निर्यात होते हैं। यहाँ वे टमाटर, स्ट्रॉबेरी की प्योरी भी तैयार करते हैं। आज वो खेती को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली है। साथ ही युवा किसानों को कृषि की ओर अपना रुझान बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।